तो हमारा टॉपिक चल रहा था शिक्षण विधियाँ। और उसमें जो बाकी की जो विधियाँ रह गई हैं वो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आगे आती है ध्वनि साम्य विधि। इसका अर्थ होता है समान ध्वनि प्रयोग। यह एक अंग्रेजी शिक्षण विधि है। इस विधि में वर्णों को जोड़कर शब्द निर्मित किए जाते हैं, इसलिए इसे सामाजिक विधि भी कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण की एक प्रमुख विधि मानी जाती है। समान ध्वनि वाले शब्द जैसे कि आम, काम, दान का ज्ञान एक साथ कराया जाता है। उद्देश्य क्या है कि उच्चारण को शुद्ध, स्पष्ट और स्थिर बनाना। यानी कि छोटे बच्चों की क्लास के लिए ये विधि उचित मानी जाती है। आगे आती है दूरस्थ शिक्षण विधि, यानी कि दूर बैठना। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रिक दोनों माध्यमों का सहारा लिया जाता है। दूर बैठे छात्रों को सुविधा की दृष्टि से पाठ्य सामग्री घर बैठे ही उपलब्ध कराकर शिक्षा दी जाती है। इसकी परिभाषा जो है वो कुल श्रेष्ठ क्या कहते हैं इसके बारे में, कि दूरस्थ शिक्षा व्यापक तथा अनौपचारिक शिक्षा की एक विधि है। इस विधि में तैयार पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में बांटकर उस पर योग्य प्राध्यापकों के माध्यम से तैयार सामग्री की फोटो प्रतियां छात्रों तक पहुंचाई जाती है। वो होती है दूरस्थ शिक्षण विधि। और इसके गुण क्या है कि घर बैठे ज्ञान की प्राप्ति कामकाजी या सेवारत लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह ज्यादा लचीली है। इस विधि द्वारा अपनी इच्छा अनुसार समय योग्यता के अनुसार अध्ययन के अवसर मिलते हैं। अधिगम की स्वतंत्रता रहती है। और इस विधि के दोष हैं वो हैं मीडिया का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तुरंत या तत्काल पर प्रतिपुष्टि नहीं होती है। अभी इसके है ना उपागम है, इस दूर शिक्षा के उपागम भी दिए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं हम। इसके 6 प्रकार के उपागम है: पत्राचार, गृह अध्ययन, मुक्त अधिगम, बहु बहुमाध्यम शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन और टेली एजुकेशन। ये दूरस्थ शिक्षा की उपागम है। नेक्स्ट आती है दल शिक्षण विधि। यानी कि समूह शिक्षण, कि जब किसी कक्षा कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है। इसमें समय सारणी का निर्माण नए सिरे से किया जाता है तथा बैठक व्यवस्था भी अलग करनी पड़ती है। इसकी परिभाषाएं क्या क्या है? जेपी पुरोहित के अनुसार दल शिक्षण विधि अध्यापक की आधुनिक तकनीक है। इस विधि में दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा में अध्ययन संबंधी योजना बनाते हैं। डेविक डेविड वारविक के अनुसार दल शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपनी स्रोतों तथा दक्षताओं को एकत्रित करते हैं और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों के समूह द्वारा वो जो दक्षताएं और जो स्रोत है ना उनके अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। दल शिक्षण प्रणाली के सोपान वो है 3। फर्स्ट है योजना, फिर है व्यवस्था और फिर है उसका मूल्यांकन करना। ये समूह शिक्षण या दल शिक्षण प्रणाली के सोपान है। आते हैं इसमें दल शिक्षण के सिद्धांत। पहला है अधिगम का निरीक्षण, दूसरा है शिक्षक की जिम्मेदारी, फिर है विद्यार्थी की संख्या, तत्पर रखने का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत, सामग्री का चयन, अनुशासन स्थापना, विषय वस्तु का व्यवस्थित क्रम और शिक्षक क्षमता और निश्चित समय अवधि के दौरान क्या क्या है वो देखते हैं। समय, धन, शक्ति का सदुपयोग। इसमें तीनों चीजों का सदुपयोग होता है। विशेष ज्ञान प्रदान होता है, अनुशासन भावना का विकास होता है, संतुलित सामाजिक विकास संभव होता है। इसके दोष है अधिक आर्थिक भार, अधिक समन्वय करने में कठिनाई
दल के सदस्यों में सहयोग की भावना कम, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम समूह शिक्षण में जो वो है अध्ययन कर रहे हैं उसमें सभी का सहयोग हो, ये मायने नहीं रखता। आगे आती है द्विभाषी विधि। द्विभाषी भाषा शिक्षण की है एक नवाचारी विधि है। बालक को नवीन भाषा सिखाते समय उसके शब्द और वाक्य अलग अलग सिखाने के स्थान पर दो भाषाओं को शामिल करते हुए वाक्य बनाकर यदि बार बार अभ्यास करवाते हैं तो रोचकतापूर्ण तरीके से एक बालक कम समय में अन्य भाषा का वाक्य बनाना सीख जाता है, ताकि मौखिक रूप से बोलने भी लग जाए। यानी कि इस विधि में मतलब बालक को एक भाषा के वर्ड सिखाने के अलावा उसे दो भाषाओं के शब्द जो है वो सिखाए जाते हैं, ताकि कम समय में बालक दूसरी भाषा के भी वाक्य को बोलना सीख जाए। जैसे कि एक बालक को कहते हैं कि लो पेन अंग्रेजी में सीखना है तो इस तरह से अभ्यास करवा सकते हैं। जैसे कि लो पेन, फिर हम उसको कहेंगे कि लो पेन, फिर टेक पेन, टेक पेन। फिर ये मतलब द्विभाषी यानी कि दो भाषाओं को एक साथ, लो संतरा, लो ऑरेंज, टेक संतरा, टेक ऑरेंज, इसी के माध्यम से हम बालक को जो है वो द्विभाषा सिखा सकते हैं। विधि उस समय भी उपयोगी होती है जब एक वक्ता और श्रोता समूह में दोनों की भाषा अलग अलग होती है, तो वक्ता के विचारों को श्रोतों तक पहुंचाने के लिए उनके बीच एक द्विभाषिया काम करता है, जो वक्ता के बोलने के बाद उसके विचारों को श्रोताओं की समझ में आने वाली भाषा में बदल कर बता देता है। यानी कि हम मान लो दूसरे देश में जाते हैं तो हमें जो भाषा आती है वो अगर किसी और को मतलब हमें समझानी हो तो हम उसे अपनी भाषा पहले कहते हैं और फिर वो अपनी भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को जो है वो आगे मतलब बोल कर बताता है। ये होती है द्विभाषा विधि। अभी आगे आती है अनुकरण विधि, कि जब बालक पहली बार अपने कार्य या भाषा सीखने की पहल करता है तो वह शिक्षक के कार्यों के अनुभव के माध्यम से ही उसे सीखता है। अनुकरण तीन प्रकार से होता है। पहला है लेखन, दूसरा है उच्चारण और तीसरा है रचना अनुकरण। तो लेखन अनुकरण में क्या आता है कि जब शिक्षक बालक जब एक शिक्षक बालक को लिखना सिखाता है तो उसके लिए वह अपने कार्य का अनुकरण बालक से करवाता है। उसी का अनुकरण कर बालक लिखना सीखता है। लेखन अनुकरण दो प्रकार के होते हैं, रूपरेखा, पहला तो हो गया रूपरेखा और दूसरा हो गया स्वतंत्र। अभी ये रूपरेखा लेखन अनुकरण में आता है कि इसमें क्या आता है कि जब एक शिक्षक बालक के सामने किसी वर्ण, शब्द या अंक की रूपरेखा बनाकर देता है और वह बालक उस रूपरेखा के आधार पर वास्तविक वर्ण या शब्द की रचना बनाकर लाता है। यानी कि जब हम बालक को यानी कि कोई भी अक्षर, यानी कि मान लो ये कै अक्षर है, इसकी रूपरेखा तैयार करके देते हैं कि जो कि सेम इसी तरह से मतलब जो है वो आगे आप खुद वर्ण लिख के लेके आओ, तो वो होता है रूपरेखा रूपरेखा लेखन अनुकरण। और फिर उस दूसरा रूप है इसका स्वतंत्र लेखन, कि जब एक शिक्षक कक्ष में बालक के सामने किसी वर्णमाला, गिनती या शब्दों को एक साथ लिख देता है और कक्ष में बैठा बालक स्वतंत्र रूप से उसे देखते हुए लिखने का प्रयास करता है। मतलब इसमें ये होता है कि मतलब बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि वह खुद अपनी आप ही कोई भी मतलब वर्ण या शब्द या फिर गिनती कुछ भी मतलब अपने आप स्वतंत्र रूप से लिखकर लिखने का प्रयास कर सकता है। वो होता है लेखन वो होता है स्वतंत्र लेखन अनुकरण। और उसके बाद आता है उच्चारण अनुकरण। जब बालक लिखना सीख जाता है तो उसकी अगली अवस्था लिखित विषय वस्तु को बोलने या उच्चारण करने की होती है। इसके लिए शिक्षक स्वयं उच्चारण करता है और फिर बालक साथ साथ में उच्चारण करने लगती है। यानी कि अंग्रेजी भाषा सिखाते समय तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में एक ही वर्ण का उच्चारण अन्य स्थान पर बदल जाता है। फिर आगे आता है रचना अनुकरण। जब बालक को पढ़ना व लिखना दोनों आ जाते हैं तब उन्हें विभिन्न प्रकार की
विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना सिखाया जाता है। इसके लिए शिक्षक कोई रचना करके बताता है, उसी आधार पर बालक को दूसरी रचना करनी होती है। जैसे कि मतलब कोई बालक को एक गाय का निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, और फिर उसके पश्चात मतलब उसी के आधार पर हम बालक को दूसरा, यानी कि कोई मतलब घोड़े पर निबंध लिखने के लिए बोलते हैं, तो वो हो गया। आगे आती है व्याकरण अनुवाद विधि। इसे हम भंडारकर विधि भी कहते हैं। सर्वप्रथम भारतीय परिवेश में इस विधि का उपयोग दक्षिणी भारतीय शिक्षा शास्त्री श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने संस्कृत भाषा को सिखाते हुए किया था। व्याकरण अनुवाद में बालक की मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में इस विधि द्वारा जर्मन, फारसी, फ्रेंच, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत व लैटिन आदि भाषाओं को सिखाने में किया जाता है। और इसी आधार पर मतलब इसलिए इन्हीं इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम भंडारकर में आगे आती है वाचन विधि, कि जब एक व्यक्ति या छात्र किसी लिखित सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ता है और पढ़ते हुए उसका अर्थ भी ग्रहण करता है, तो वह वाचन विधि कहलाती है। तो इसकी परिभाषा दी है एक महोदय ने, वो है डॉक्टर धरनाथ चतुर्वेदी के अनुसार। वो कहते हैं कि वाचन व्यक्ति का मित्र होता है। इसमें वह लंबी यात्रा के समय अथवा बीमारी के समय जब वह अकेले में होता है तो वह अपना समय गुजारता है। वाचन विधि के गुण: विषय वस्तु स्मरण करने में मदद, अभ्यास व अर्थ ग्रहण की क्षमताएं विकसित होती है, और स्वाध्याय के गुणों का विकास होता है। अब इसके दोष हैं: समय अधिक खर्च होता है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं है। इसके बाद आती है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। इस विधि में क्या है? भाषा शिक्षण यंत्र विधि की उच्चारण अभ्यास हेतु प्रयोग में ली जाने वाली एक अध्याय प्रस्तुत करने के उपरांत जिन बच्चों को अध्याय कंठस्थ नहीं है उन्हें लगातार अध्याय से जोड़ने हेतु भाषा शिक्षण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी सामग्री फिर कौन कौन सी हो गई? ग्रामोफोन, कैसेट, सहायक पाठ्य पुस्तक सामग्री, चित्र या मानचित्र के माध्यम से हम बालक को उस चीज के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है जैकटोट विधि। इसे हम संशोधन विधि भी कह सकते हैं। जैकटोट ने माना कि एक बालक को सर्वप्रथम एक वाक्य खंडात्मक रूप से लिखाया जाए, फिर उसे एक रूप में लिखाया जाए और अंत में वाक्य संशोधन करते हुए बिना देखे लिखवाया जाए। यानी कि एक बालक में लेखन के साथ साथ वाक्य अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब वाक्य को संशोधित करते हुए लिखाया जाता है, तो इसी कारण इसे संशोधन विधि कहा जाता है। तो हमारी जो हिंदी की जो प्रमुख शिक्षण विधियां थी वो यहीं पे कंप्लीट होती है। और फिर हम है ना आगे की जो वीडियो है ना उसमें पढ़ेंगे कि इस विधि के जो जो सभी विधियां हैं उनके जो प्रवर्तक है ना उनके बारे में भी हम जो है वो वर्णन करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप है ना इस एक बार इन्हें है ना रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कौन से टॉपिक से कौन सी विधि से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन्हें है ना एक बार रिवाइज जरूर करना। थैंक यू।